न, नमस्कार दोस्तों, नोह क्लासेस 49 में आप सभी का स्वागत है। मनोविज्ञान के आज फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे बाल विकास। फर्स्ट यूनिट का नाम है बाल विकास। ये बहुत ही आसान शब्दों के द्वारा हम पढ़ेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। बाल विकास यानी प्राणी का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था हम 280 डेज या 9 माह 10 दिन मानते हैं। प्राणी के सीखने का सूत्र डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने दिया था, जो इटली की रहने वाली थी। LSRW, इसके अंदर थोड़ा सा आपको संशोधन करना है। इसके अंदर क्या करना है, जो सर्वमान्य मत तो ये हो गया LSRW यानी सुबोपली, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन मारिया मोंटेसरी क्या कहती है, मारिया मोंटेसरी इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करती है। वो क्या करती है, जो लिखना होता है ना वो आर की जगह होता है, और आर है ना वो डब्ल्यू की जगह आएगा, यानी रीड की जगह। आपको यहाँ पर मारिया मोंटेसरी के अनुसार ये लिखना है, मारिया मोंटेसरी के अनुसार LSWR यानी मारिया मोंटेसरी ने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना बताया था। और सर्वमान्य मत वो हो गया LSRW। अब प्राणी सीखना शेष अवस्था से प्रारंभ करता है। प्राणी कब सीखना प्रारंभ करता है? प्राणी शेष अवस्था से सीखना प्रारंभ कर देता है। विकास क्रम के परिवर्तन, यानी आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने प्रतीकों का परिवर्तन। विकास क्रम के परिवर्तन कई प्रकार से होता है। आकार में परिवर्तन हो गया, अनुपात में परिवर्तन हो गया, पुराने प्रतीकों का लोप हो गया, नवीन प्रतीकों का उदय हो गया। आकार में परिवर्तन तो लंबाई और मोटाई में वृद्धि से होता है। अनुपात में परिवर्तन, जितना शारीरिक विकास होता है उतना ही मानसिक विकास भी होता है। और पुराने प्रतीकों का लोप यानी दूध के दांत गिरना, अवरोधी अंग, पूंछ की गायब होना, पीने ग्रंथि या जैविक घड़ी का लुप्त हो जाना, ये पुराने प्रतीकों का जैसे लुप्त होना है। नवीन प्रतीकों का आना, नवीन प्रतीकों का उदय यानी स्थायी दांत का आना, आवाज़ भारी हो जाना, दाढ़ी मुँह सूख जाना और जनन इंद्रियों का विकास होना। अब अपने ये तो हो गया विकास क्रम के परिवर्तन। आकार में परिवर्तन हो गया, अनुपात में परिवर्तन हो गया, पुराने प्रतीकों का लोप हो गया, नवीन प्रतीकों का उदय हो गया। विकास के सामान्य नियम के अंदर हम पढ़ेंगे। विकास के सामान्य नियम, पहला नियम आता है समान प्रतिमान का नियम। पहला कौन सा नियम है? समान प्रतिमान का नियम, यानी प्रत्येक प्राणी का विकास उसकी प्रजाति के नियमों के अनुसार ही होता है। यानी मनुष्य के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो मनुष्य होगी, जानवर के द्वारा जो उत्पन्न होती है वह जानवर होगी, यानी मनुष्य से जानवरों के विकास में अंतर पाया जाता है। अब दूसरा नियम आता है विकास के समान नियम के अंदर दूसरा नियम आता है क्रमबद्धता का नियम। दूसरा नियम कौन सा है? क्रमबद्धता का नियम। ये प्राणी का विकास विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से होता है। सही है यह बात भी, यानी पहले प्राणी होता है तो गर्भावस्था में आएगा, फिर शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था के अंदर इस क्रम से क्या होता है? प्राणी का विकास होता है। नंबर 3, सामान्य से विशिष्ट का नियम। बालक सर्वप्रथम सरल क्रियाएं सीखता है और उसके बाद कठिन क्रियाएं करना सीखता है। यह भी बात सही कि बालक पहले क्या करता है? सरल क्रियाओं को सीखता है, बाद में क्या करता है? कठिन क्रियाओं को सीखता है। गिनती सीखने के बाद ही बालक जोड़, बाकी, गुणा, भाग सीखता है। अब चौथा नियम है अपना व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। चौथा कौन सा? व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। यानी प्रतिभाशाली बालक सामान्य बुद्धि का बालक तथा मंद बुद्धि का बालक, ये व्यक्ति विभिन्नताएं होती है। यानी कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। अब सीखने के स्तर में विभिन्नता का नियम, यानी सीखने के स्तर में विभिन्नता का नियम आता है। क्यों? प्रतिभाशाली बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं और मंद बुद्धि के बालक धीमी गति से सीखते हैं। अब वर्तुलाकार विकास का नियम, यानी व्यक्ति का गति अलग अलग पाई जाती है, यानी व्यक्ति की गति अलग अलग पाई जाती है। और शेष अवस्था में तीव्र गति से विकास होता है, जबकि बाल्य अवस्था में यह धीमा हो जाता है। और व्यक्ति का विकास वर्तुलाकार अवस्था में होता है, न कि रेखीय अवस्था के अंदर। अब 7वां नियम आता है मस्त बोधमुखी नियम, यानी शिरः पदाभिमुख नियम। इसके दो नाम है, इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। वर्तुलाकार विकास का नियम भी और मस्त बोधमुखी का नियम भी इंपोर्टेंट है। मस्त बोधमुखी का नियम बोल दो इसे, सिर पदाभिमुख का नियम बोल दो इसे। विकास सदैव सिर से पैर की तरफ होता है, यानी मस्त बोधमुखी के अंदर होता है कि विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। इसे विकास की दिशा का नियम भी कहते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है। मस्त बोधमुखी में क्या होता है कि सिर से पैर की तरफ विकास होते हैं। मस्तिष्क माने मस्त यानी सिर से पैर की तरफ होता है विकास। इसमें सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है। केंद्र से सिरों की, दूसरा नियम आता है केंद्र से सिरों की ओर।
इसके अंदर कुछ मनोविज्ञान कहते हैं कि प्राणी का जितना विकास ऊर्ध्वाधर तल में होता है उतना ही विकास क्षैतिज तल में भी होता है। यानी पहले पेट से सिरों की तरफ होता है, केंद्र से सिरों का नियम, यानी पेट से सिरों की तरफ इसमें बच्चे का विकास होता है। अब अगला नियम है 9वां नियम वंशानुक्रम। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का नियम क्या होता है, यानी विकास बराबर वंशानुक्रम मल्टीप्लाई या गुणा का निशान वातावरण। अब यह सूत्र एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का नियम क्या होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम इंटू वातावरण, प्राणी का विकास उसके वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। प्राणी का विकास उसके वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। जैसे एक नवजात शिशु को वंशानुक्रम से प्राप्त सामग्री माना गया है, एक नवजात शिशु को वंशानुक्रम से प्राप्त सामग्री माना गया है, जबकि उसका वातावरण उसे एक श्रेष्ठ नागरिक बनाता है। क्या बनाता है? उसे श्रेष्ठ नागरिक। आगे पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। अब यानी पहला कारण है वंशानुक्रम यानी अनुवांशिकी। यह वंशानुक्रम अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अमेरिका में प्रयोग किया और प्रयोग अपने उद्यान मटर के उत्पादन पर किया और सफ़ेद चूहे पर भी इसने प्रयोग किया था। सफ़ेद चूहे पर भी इसने प्रयोग किया था। प्रभाविता का नियम दिया, पृथक्करण का नियम दिया और स्वतंत्रता का नियम दिया। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता का नियम। एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुणों को अनुवांशिकी गुण कहते हैं। यह बात किसने कही थी? मेंडल ने कही थी, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहा जाता है। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिक गुणों को ले जानने वाले वाहक को कारक जीन कहा है। कारक जीन किसने कहा है? कारक जीन कहा है जॉनसन ने। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिक गुणों को ले जानने वाले वाहकों को जीन कहा है, वाहकों को कारक जीन कहा है। कारक जीन किसे कहा है? कारक जीन कौन कहता है? जॉनसन कहता है। उसे अनुवांशिकता की कायम बताया गया है। और दूसरा सिद्धांत है वंशानुक्रम के सिद्धांत। अब वंशानुक्रम के सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, यानी इसका दूसरा नाम बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका जनक कौन है? बीजमैन है। जनक कौन है? बीजमैन, यानी बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने, और उसका दूसरा नाम है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। एग्जाम में पूछा जाता है। बीजमैन के अनुसार प्रत्येक प्राणी में एक विशेष प्रकार की जनन द्रव्य पाई जाती है जो कभी समान नहीं होती, यानी निरंतर समान नहीं होती और निरंतर बने रहती है। प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग जनन द्रव्य पाए जाते हैं, सभी को नॉर्मल बात है। ये बात बीजमैन कहता है, यह बात। अब आगे है, इसी जनन द्रव्य के कारण अनुवांशिक गुणों की अगली पीढ़ी में रूपांतरण होते हैं। इसी जनन द्रव्य के कारण अनुवांशिक गुण क्या होते हैं? अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अब आगे इस संपूर्ण प्रक्रिया को लिंग निर्धारण के दौरान स्पष्ट किया जाता है। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 तो नर के अंदर होते हैं और 23 मादा के अंदर होते हैं। 23 नर के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं और मादा के अंदर भी 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी 22 गुणसूत्र तो दोनों में अंतिम लिंग गुणसूत्र होते हैं, दोनों में सेम होते हैं। और 23वां गुणसूत्र पुरुष के अंदर तो XY होता है, पुरुष के अंदर कौन सा होता है? XY। महिला के अंदर XX होता है, यानी पुरुष ही निर्धारण करता है लिंग कौन सा होगा। यानी संतति कोष के अंदर X और Y, यानी अगर पुरुष का X आया और महिला का भी X आ गया तो लड़की होगी। अगर XX आ जाए पुरुष और महिला का तो लड़की होगी है, और पुरुष का Y और महिला का X आए तो लड़का होगा। आगे देखो, एक संतान अपना जीवन सदैव एक कोशिका से प्रारंभ करती है। एक संतान अपना जीवन सदैव एक कोशिका से प्रारंभ करती है। संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नर के Y गुणसूत्र पर निर्भर करती है। अब दूसरा सिद्धांत उपार्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब लेमार्क के अनुसार ऐसे गुण जो प्राणी अपने वातावरण से प्राप्त करता है और उपार्जित गुण कहलाते हैं।
उपार्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? उपार्जित गुणों का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। जो वातावरण से प्राप्त करता है उसे उपार्जित गुण कहते हैं। जो वातावरण से आदमी प्राप्त करता है ना, उन गुणों क्या कहते हैं? उपार्जित गुण कहते हैं। तथा इन गुणों का भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। यानी इन गुणों का भी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं। घोड़े जैसे जानवर जिराफ के रूप में परिवर्तित होना, ये इसका उदाहरण है। क्यों? घोड़े जैसा जानवर था पहले, घोड़ा जैसा बाद में वो जिराफ के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जिराफ ही पैदा होता है। अब उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत किसने दिया था? उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत बिजमैन ने दिया था। बिजमैन के अनुसार उपार्जित गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण संभव नहीं। बिजमैन इस बात को वो कटाक्ष करता है कि अगली पीढ़ी में, बिजमैन किस बात को काटता है? बिजमैन किसकी बात की कटाक्ष करता है? बिजमैन कहता है कि गुणों के उपार्जित गुणों के संचरण की जनक तो लेमार्क को माना गया है। वो संचरण, वो कहता है कि जो गुण मनुष्य अगर वातावरण से ग्रहण करता है वो भी तो दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत बिजमैन ने दिया है। वो कहता है कि उपार्जित गुण के जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होती है, संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो अंधे माता पिता की संतान भी अंधी होती। यह भी बात सही है। लगातार इस कई पीढ़ियों तक सफ़ेद चूहों की पूंछ काटने का कार्य भी बिजमैन ने किया था, और तब चूहे पैदा हुए तो उनकी पूंछ थी। अब जीव सांख्यिकी सिद्धांत, अब अगला सिद्धांत कौन सा? जीव सांख्यिकी सिद्धांत। यह भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम में पूछा जाता है। जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया था? जीव सांख्यिकी सिद्धांत गाल्टन ने दिया था। गाल्टन के अनुसार एक संतान में जितने भी गुण पाए जाते हैं, एक संतान जितने भी गुण दिखाई देते हैं, इनमें माता पिता का योगदान सबसे कम होता है। क्यों? ये कहते हैं कि माता का योगदान सबसे कम होता है, जबकि अधिक योगदान दादा दादी, परदादी और पूर्वजों का होता है। अब एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया। इसमें कहता है कि गाल्टन क्या कहता है? गाल्टन जीव सांख्यिकी सिद्धांत गाल्टन कहता है कि परदादा, परदादी, दादा दादी और पूर्वजों का तो उसमें 75% योगदान होता है, माता पिता का 25% योगदान होता है। अब आगे देखेंगे, इस सिद्धांत के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया है। जीव सांख्यिकी सिद्धांत के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जो गाल्टन ने दिया था। नंबर एक समानता का नियम, नंबर 2 असमानता का नियम, नंबर 3 प्रत्यागमन का नियम। यानी प्रत्यागमन का नियम इंपॉर्टेंट है। समानता का नियम, जैसे माता पिता ठीक वैसे संतान होगी, ये हो गया समानता का नियम। माता पिता से कुछ गुणों में भिन्न संतान, जैसे माता पिता में गुण होते वो संतान में नहीं आते, तो भिन्न संतान होते, वो असमानता का नियम हो गया। प्रत्यागमन का नियम, यानी माता पिता से ठीक विपरीत गुणों वाले संतान। माता पिता के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, पुत्र के अंदर बुरे गुण हो गए तो उसे विपरीत हो गई। जैसे हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यप राक्षस था, प्रहलाद देवता हुआ। अब अगला अपना सिद्धांत है मेंडल का अनुवांशिक सिद्धांत। यह भी इंपॉर्टेंट है। मेंडल का अनुवांशिक सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न संतान भी अपने जनकों से कुछ भिन्न हो सकती है। मेंडल के क्या कहते हैं कि एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न संतान भी अपने जनकों में कुछ भिन्न हो सकती है। यह बात सही होती भी है। अब आगे देखेंगे जैसे मेंडल के अनुसार एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न संतान भी अपने जनकों से कुछ भिन्न हो सकते हैं। जैसे लाल पुष्प हुआ, लाल फूल हुआ, और एक सफ़ेद फूल हुआ, यानी लाल रेड हो गया, रेड और वाइट दोनों का निषेचन करवाया तो रेड और वाइट गुलाब का फूल तो उत्पन्न हुआ था, जो क्या भिन्न संतति का उदाहरण है। अब आगे देखेंगे। अब अगला अपना टॉपिक है वातावरण को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट, वातावरण, पर्यावरण भी कहा जाता है। परिप्लस आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर, वातावरण का अर्थ, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, यानी चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा हमें प्रभावित करते हैं तथा हमें प्रभावित करता है, और वही पर्यावरण कहलाता है रोस के अनुसार। अब रोस क्या कहता है? वातावरण एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित कारक आते हैं, जैसे पारिवारिक कारक भी हमें प्रभावित करते हैं,
विद्यालय कार्य भी प्रभावित करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, सांस्कृतिक कार्य भी करते हैं, भौगोलिक कार्य भी प्रभावित करते हैं, जनसंचार कार्य भी हमें प्रभावित करते हैं। ये निम्न कार्य हमें प्रभावित करते हैं। और विकास के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत विकास का मुख्य सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास के मुख्य सिद्धांत मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया था? अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा प्रश्न, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक और जनक सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड है, इसने जनक मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत भी दिया था। अब सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया का था। इसने कहा था बर्फ का तैरता हुआ भाग तो 10% बताया था, और संक्रमण का भाग कुछ नहीं बताया, और डूबा हुआ भाग 90% बताया, डूबा हुआ भाग 90% बताया इसने। और मन की अवस्था 3 प्रकार की बताई है, चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। यानी चेतन अवस्था 10% का हो गया, और अर्धचेतन का भूली बिसरी यादें होती है, संक्रमण का भाग है ये। और अचेतन का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है, यानी 90% अपना अचेतन का होता है, जिसमें दमित इच्छाएं होती है, दमित इच्छाओं का भंडार होता है, सौंपन ग्रह होता है, इसे यह अचेतन के अंतर्गत आता है। और चेतन का भाग तो 10% जो अपना मनुष्य का दिमाग काम करता है वो चेतन भाग होता है। अचेतन जिसमें दमित इच्छाएं होते हैं, और अर्धचेतन अपना सो जाते हैं, उसके अंदर संक्रमण का भाग जिसमें भूली बिसरी यादें होती है वो अर्धचेतन के अंतर्गत माना गया सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और स्वप्न विश्लेषण विधि का जनक भी, स्वप्न विश्लेषण विधि का जनक भी सिगमंड फ्राइड को माना गया। स्वप्न विश्लेषण विधि का जनक किसे माना गया? स्वप्न विश्लेषण विधि का जनक भी सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है, जिसके द्वारा पागलों का उपचार किया जाता है, जिसके द्वारा पागलों का उपचार किया जाता है। सिगमंड फ्राइड ने 4 से 5 वर्ष की आयु को क्रांतिक आयु कहा है। सिगमंड फ्राइड ने क्या किया? 4 से 5 वर्ष की आयु को क्रांतिक आयु कहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत 3 विशेष प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण होता है। क्यों? कितनी ग्रंथि? 3 विशेष प्रकार की, यानी ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि और नार्सिजम ग्रंथि। नार्सिजम ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि का निर्माण होता है, इसमें अधिक स्राव होने के कारण, ओडिपस ग्रंथि अधिक स्राव होने के कारण जो लड़कों में होती है माता से अधिक स्नेह करते हैं। ओडिपस ग्रंथि में जिसमें अधिक स्राव होता है तो ओडिपस का तो इसी माता से अधिक स्नेह करते हैं। और इलेक्ट्रा यह लड़की में होती है, पिता से अधिक स्नेह के कारण यह माता विरोधी होती है, पिता से अधिक स्नेह के माता विरोधी होती है। नार्सिजम ग्रंथि अधिक स्राव होने के कारण दोनों में स्वयं से प्रेम और स्वमोह की भावना होती है, स्वमोह की भावना होती है। अब व्यक्तित्व के आधार पर मन 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व के आधार पर मन कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तित्व के आधार पर मन 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व के आधार पर मन 3 प्रकार के होते हैं, और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ जाता है इनसे। अब सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के आधार पर मन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पहला इड होता है, दूसरा ईगो होता है, तीसरा सुपर ईगो होता है, तीसरा सुपर ईगो होता है। अब पहला पढ़ेंगे हम इड यानी इदम, इड यानी इदम। इदम को हम जन्मजात, यह जन्मजात होता है। इड क्या होता है? जन्मजात होता है। यह मन की अचेतन व्यवस्था से जुड़ा होता है। इदम किससे जुड़ा होता है? इदम मन की अचेतन अवस्था से जुड़ा होता है। कई बार पूछ लेते हैं तो यह मन की अचेतन अवस्था से जुड़ा होता है। यह असामाजिकता, अनैतिक प्रवृत्ति का होता है, यानी असामाजिक होता है, इसमें कोई सामाजिक गुण नहीं होते, और अनैतिक, इसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है, बहुत ही खतरनाक होता है इदम। यह बाल्य अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। यह अपराधी और स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। इसमें यह इंद्रिय सुख की बात करता है, यह अच्छे बुरे को कुछ नहीं समझता, यह इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए, ये उसकी बात करता है इदम। इदम के चोर, डकैत, आतंकवादी, टीसी। अब अगला है ईगो। ईगो यानी अहम। ईगो यानी अहम। अहम एक सर्वाधिक समायोजित व्यक्ति में ईगो सबसे अधिक पाया जाता है। ईगो किस में पाया जाता है? सर्वाधिक समायोजित व्यक्ति में ईगो सबसे अधिक पाया जाता है। एक फिल्मी अभिनेता में, राजनेता में यह उपार्जित गुण के अंदर माना जाता है। ईगो क्या है? अर्जित गुण के अंदर माना जाता है। यह मन की अर्धचेतन अवस्था से जुड़ा होता है। मन की अर्धचेतन अवस्था से कौन सा गुण जुड़ा होता है? ईगो इदम अचेतन अवस्था से। अब सुपर ईगो तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का गुण है। सुपर ईगो यह अर्जित होता है, सुपर ईगो भी अर्जित होता है। यह मन की चेतन अवस्था से जुड़ा होता है। यह धार्मिक संस्कारी प्रवृत्ति का होता है। यह आदर्शवादी व्यक्ति में पाया जाता है। यह वृद्धावस्था में अधिक पाया जाता है। इसे पुलिसमैन तथा नैतिक कमांडर की संज्ञा दी गई। इसे पुलिसमैन और नैतिक कमांडर की संज्ञा किसे दी गई है? पुलिसमैन और नैतिक कमांडर की संज्ञा भी सुपर ईगो को दी गई है। और अब अगले आता है साधु संत ऋषि मुनि। साधु संत तथा ऋषि मुनियों में भी सुपर ईगो पाया जाता है। व्यक्ति के ईगो को उसके घनिष्ठ मित्र भी माना गया है। व्यक्ति के ईगो को उसके घनिष्ठ मित्र भी माना गया तथा यह युवा अवस्था में 18 से 40 अवस्था तक, प्रौढ़ अवस्था 40 से 60 वर्ष में अधिक पाया जाता है। फ्राइड के अनुसार प्राणी में 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। फ्राइड के अनुसार प्राणी में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है? 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। 2 प्रकार की। पहली तो होती है जीवन मूल प्रवृत्ति यानी इरोज, और थैनेटोस यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। फ्राइड किसकी 2
मूल प्रवृत्तियों की बात करता है। फ्राइड किसकी दो मूल प्रवृत्ति, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। यानी जीवन मूल प्रवृत्ति में साधु संत और मृत्यु में चोर डकैत आते हैं। अब सिगमंड फ्राइड के अनुसार संसार के प्रत्येक प्राणी में एक विशेष प्रकार की काम शक्ति पाई जाती है। सिगमंड क्या कहता है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार संसार के प्रत्येक प्राणी में एक विशेष प्रकार की काम शक्ति पाई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में लिबिडो कहा जाता है। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। और कोरोना का काल चल रहा है, वी स्टे होम स्टे सेफ।